Hi everyone, this is Monica Agrawal, lecturer in commerce from Double G Triple S हिस्सा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंश्योरेंस ऑफ बिजनेस सर्विसेज का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। अब तक आपने बहुत कुछ सीखा, लेकिन अभी भी इस चैप्टर में ऐसा बहुत कुछ है जो आपने अब तक नहीं सीखा, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो चलिए, आज हम अपने टॉपिक में क्या क्या करने वाले हैं बच्चों। आज हम जानेंगे फायर इंश्योरेंस के बारे में, क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी नेचर क्या है, उसमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स हमारे अप्लाई होते हैं। और पता है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस के टाइप्स थे ना, फर्दर सब टाइप्स थे, ऐसे ही फायर इंश्योरेंस के भी सब टाइप्स होते हैं, तो हम उनके बारे में भी जानेंगे। साथ ही हम मैरिन इंश्योरेंस को भी पढ़ेंगे, समुद्री बीमा जिसे कहते हैं। उसमें देखेंगे कि कौन से उसके कंपोनेंट्स हैं, क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं, और फिर एट लास्ट हम उनमें डिफरेंस भी करेंगे कि आप लाइफ इंश्योरेंस कर चुके हैं, फायर इंश्योरेंस कर चुके हैं, मैरिन इंश्योरेंस कर चुके हैं, तो उनमें अंतर क्या है हम उसे भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए लेट अस स्टार्ट विथ फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस जैसा कि आपको दिख भी रहा है और पता भी है, क्या चीज़ से रिलेटेड है, आग से। पर क्या आप जानते हैं कि ये बीमा कब आया? ये बीमा आया था बच्चों समुद्री बीमा के बाद। पहले आया समुद्री बीमा, फिर आया अग्नि बीमा। हुआ क्या था, लंदन में 1956 में बहुत ही ज़बरदस्त आग लगी थी, जिसे ग्रेट फायर का नाम दिया गया था। और आपको पता है 4 दिनों के अंदर अंदर 13,000 घर इसमें जल गए थे। 4 दिनों में, सिर्फ 4 दिनों में 13,000 घरों का जलना, मतलब कितनी ज़िंदगियां बर्बाद होना, कितने लोगों का एक किस्म से घर से बेघर हो जाना। तब क्या हुआ, फिर इस ग्रेट फायर से ही हमारा क्या आया, फायर इंश्योरेंस आ गया था। अब ये करता क्या है फायर इंश्योरेंस, ये हालांकि इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कंपनसेट कर सकते हैं। आग को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कंपनसेट कर सकते हैं। अचानक से आग लगने को हम नहीं कर सकते, हाँ हम अपनी सिक्योरिटी करके चल सकते हैं कि आग ना लगे। ठीक है, तो फायर इंश्योरेंस का मतलब क्या हुआ कि ऐसी जो फायर इंश्योरेंस इज प्रॉपर्टी इंश्योरेंस दैट कवर्स डैमेज एंड लॉसेस कॉज्ड बाय फायर। ये ऐसी प्रॉपर्टी को कवर अप करता है जो किसके कारण डैमेज हुई है, फायर, आग से हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 कंडीशंस का होना बहुत मस्ट है। क्या? एक तो जो एक्चुअल लॉस हुआ है वो किसके कारण होना चाहिए, आग के कारण, अग्नि के कारण। ठीक है, और दूसरा, जानबूझ के नहीं लगानी आग आपको, वो एक्सीडेंटल होनी चाहिए कि अचानक से लग गई है, और ना ही इंटेंशन होनी चाहिए आपकी इंटेंशन नहीं है तो आप उसके लिए पूरी सुविधा भी करके रखेंगे कि घर में आग ना लगे या दुकान में आग ना लगे, कि हमारा माल ना जले। ठीक है ना, तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। फिर आता है बच्चों डेफिनेशन ऑफ फायर इंश्योरेंस। जैसे दूसरे इंश्योरेंस हैं उसी तरह से फायर इंश्योरेंस भी है। इसके लिए भी एक एक्ट बनाया गया है, फायर इंश्योरेंस एक्ट 1938। उसमें इसकी डेफिनेशन दी गई है, फायर इंश्योरेंस इज दैट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट which takes place against fire and such other risk which are mentioned in the fire insurance contract। वो कहता है कि एक ऐसा हमारा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है जो कहाँ से है, जिसमें आग और जो भी अगर कोई और रिस्क जो मेंशन किए गए हैं ना फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो उन्हीं को ये लेता है और उन्हीं से रिलेटेड जो है ये इंश्योरेंस करता है। आइए चलिए अब हम इसकी नेचर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्या है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट। ये एक लिखित हमारा समझौता होता है, इसमें सब कुछ लिखा जाता है कि कैसे होगा, किस तरीके से होगा। ठीक है, 2 पार्टीज, 2 पार्टी होंगी, कौन कौन, जैसा कि हर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में होता है। एक इंश्योरर होता है और दूसरा कौन सा होता है, इंश्योर्ड। इंश्योरर जो बीमा करता है, इंश्योर्ड जिसका बीमा हुआ है, जो बीमा करवाने वाला है, जिसकी प्रॉपर्टी का आप बीमा कर रहे हैं, है ना। तीसरा, रीपेमेंट ऑफ सम अश्योर्ड नॉट नेसेसरी। जैसे लाइफ इंश्योरेंस में था ना कि आपने अगर इंश्योरेंस करवाया है तो आपको कुछ एक फिक्स पीरियड के बाद या आफ्टर द डेथ ऑफ ए पर्सन कुछ अमाउंट आपको श्योरली मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन फायर इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है। आग लगेगी, नुकसान होगा तो पैसा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा।
नेक्स्ट है पीरियड ऑफ इंश्योरेंस। वहाँ पे आप क्या करते हैं, लंबे टाइम के लिए था लाइफ इंश्योरेंस में, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, 1 साल के लिए आप अपना फायर इंश्योरेंस करवाते हैं। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये एक इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है, मीन्स कि आपको सिर्फ एक्चुअल जो लॉस हुआ है ना वही चीज़ आपको मिलेगी, एक्चुअल लॉस से ज़्यादा आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते। ठीक है। नेक्स्ट आता है ओनली प्रोटेक्शन एलिमेंट। इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको कोई सर्टेन पीरियड के बाद मिलेगा नहीं, सिर्फ सुरक्षा प्रदान करता है किस चीज़ की, कि कल को अगर आपको नुकसान हो गया तो ये आपको पैसा दे देगा, ये आपको क्लेम का पैसा मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि जब अगर फायर इंश्योरेंस है तो आप बच्चों कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, इंश्योरेंस। एश्योरेंस कर सकते हैं क्या? नहीं, एश्योरेंस तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि एश्योर कुछ है ही नहीं। एश्योरेंस सिर्फ किसके लिए यूज़ होता है, लाइफ इंश्योरेंस के लिए। एक होती है सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू क्या होती है? जैसे लाइफ इंश्योरेंस में ज़्यादातर ये यूज़ होती है बच्चों। सरेंडर वैल्यू का मतलब कि अगर आपको लगा कि आपने 15-20 साल के लिए आपने करवा ली, मीनवाइल आपको लगता है भी नहीं आप ये आगे और नहीं चलाना चाहते, तो उस दिन के हिसाब से आप अपनी जो पॉलिसी है उसको सरेंडर कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपका अमाउंट मिल जाता है। लेकिन फायर इंश्योरेंस में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। फायर इंश्योरेंस आपका हो ही 1 साल के लिए रहा है, वो भी अगर आग लगेगी तो आपको पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे सरेंडर वैल्यू इसकी क्या होती है, हमेशा 0 होती है। लास्ट आता है बच्चों हमारा पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें क्या है कि जो इंश्योरर है, जो इंश्योर्ड है, दोनों का आपस में व्यक्तिगत उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी फायर इंश्योरेंस की नेचर। चलिए अब हम करेंगे इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो हम इसमें यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रिंसिपल जो सभी में अब तक यूज़ हुआ है, दैट इज़ अटमोस्ट गुड फेथ। क्या था ये? अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा कि दोनों ही पार्टीज, चाहे इंश्योरर है जो कि बीमा करने वाला है, चाहे इंश्योर्ड जिसका बीमा किया जा रहा है, जो बीमा करवाने वाला है, दोनों ही जब कॉन्ट्रैक्ट करें तो गुड फेथ होना चाहिए। उसके रिलेटेड जो भी हमारा इंश्योरेंस किया जा रहा है, जिस चीज़ से रिलेटेड, उसके हर फैक्ट्स को उनको डिस्क्लोज कर देना चाहिए। जैसे कि आप अपनी एक बिल्डिंग का अगर करवा रहे हैं बीमा, अग्नि बीमा करवा रहे हैं आप, तो वो बिल्डिंग कब बनी, उसमें फायर से रोकने के लिए क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, कितने इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, क्या आप उसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सारी की सारी बातें वहाँ पे बताना ज़रूरी है। ठीक है। दूसरी चीज़ हमारी क्या आ जाती है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ये भी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। क्या है ये? कि जो बीमा जिसने करवाया है उसका उस प्रॉपर्टी में बीमा योग्य हित होना चाहिए। बीमा योग्य हित का क्या मतलब है यहाँ पे, कि अगर जो प्रॉपर्टी का बीमा करवाया जा रहा है उससे कोई नुकसान हो तो बीमा करवाने वाले को नुकसान हो, उससे कोई फ़ायदा हो तो बीमा करवाने वाले को भी क्या होना चाहिए, उससे फ़ायदा होना चाहिए। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब आपने पॉलिसी ली तब भी आपका बीमा योग्य हित होना चाहिए, और साथ ही साथ जब लॉस हुआ तब भी आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे बीमा योग्य हित होना चाहिए। अब अगर मान लीजिए कि आपके पास एक मकान था, 5 लाख रुपए का आपने उस पर बीमा करवाया था, अग्नि बीमा। अब आपने क्या किया, उसके लिए आपने जनवरी में बीमा करवाया और आपने अगस्त में आके उस मकान को बेच दिया। ठीक है। सितंबर में उसमें लग गई आग। ठीक है। अब सितंबर में आग लगने से जो बीमा कंपनी है, क्या वो आपको पैसा देगी? नहीं देगी। क्यों? क्योंकि जिस टाइम आपने पॉलिसी ली थी उस टाइम तो आपका इंटरेस्ट था, उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट था, लेकिन जिस टाइम आग लगी उस टाइम तो आपका कोई मतलब नहीं था। उस टाइम मतलब किसका था? जो नया ओनर था। तो इसलिए बीमा कंपनी आपको कोई पैसा नहीं देगी। ठीक है। तो बीमा योग्य हित किसका होता है? जिसके पास वो प्रॉपर्टी है। जैसे कि कोई बिजनेसमैन है तो उसका स्टॉक है, प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, उन सब में उनका इंटरेस्ट होता है। ऐसे ही कोई अपने एजेंट है, वो अपने मालिक के लिए क्या कर सकता है, उसका उसमें मालिक की प्रॉपर्टी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो सकता है। कोई पार्टनर है, वो पार्टनरशिप फर्म में उसके जो पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी है उसमें भी उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट माना जाता है। लेकिन जो चीज़ आपकी है ही नहीं उसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं माना जाता।
तीसरा आता है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी में क्या है कि आप कभी भी बीमा कंपनी से प्रॉफिट नहीं अर्न करेंगे। जितना लॉस हुआ है आप सिर्फ लॉस को कवर करेंगे, उसको कंपनसेट कर सकते हैं। कंपनी सिर्फ आपको एक वही गारंटी दे रही है कि जितना आपको लॉस हुआ है वो देगी आपको, उससे ज़्यादा नहीं देगी। जैसे कि कोई पर्सन है जिसके पास 70,000 की अगर उसने बीमा करवा लिया लेकिन गुड्स थी 50,000 की, अब वो नुकसान हो गया तो कंपनी उसको कितना पे करेगी? सिर्फ 50, कोई ज़्यादा पेमेंट नहीं करेगी, फ़ायदा नहीं कमाओगे आप। हाँ, अगर आपने कम का बीमा करवा रखा था तो कंपनी आपको कम पैसे देगी। अगर आपने 20,000 रुपये का बीमा करवा रखा था तो कंपनी आपको 20,000 रुपये ही देगी, फिर बेशक आपकी गुड्स 50,000 के क्यों ना खर्च हुई हो। नेक्स्ट आता है कॉज अप्रॉक्सिमा, प्रॉक्सिमेट कॉज की मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई इंश्योरेंस आप करवाते हैं उस इंश्योरेंस को लेने के लिए आपका क्या ज़रूरी है कि जो भी इवेंट हैपन हो रहा है उसमें वो नियरेस्ट कॉज वही होना चाहिए जिस चीज़ का आपने इंश्योरेंस करवा रखा है। अब आपने फायर इंश्योरेंस करा रखा है, आपकी जो प्रॉपर्टी वो डैमेज हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है, तो उसके लिए अगर आप इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना चाहते हैं तो नियरेस्ट कॉज उसका क्या रहेगा? उसका नियरेस्ट कॉज फायर होना चाहिए, आग होनी चाहिए। आग के कारण आपको नुकसान होगा तभी आपको पैसा मिलेगा, वरना आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो बच्चों ये तो थे हमारे प्रिंसिपल्स जो आप इसमें यूज़ करते हैं जब आप फायर इंश्योरेंस करते हैं। चलिए आइए अब हम करेंगे इनके टाइप्स। मैंने आपको अभी बताया था कि जो अग्नि बीमा है उसमें पॉलिसीज़ के लिए बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस के थे ना, लेकिन इंटरेस्टिंग से थे, आसान भी थे, ऐसे ही इसमें भी है। तो सबसे फर्स्ट टाइप हमारी क्या है? वैल्यूड पॉलिसी। वैल्यूड पॉलिसी अब हमारी इसमें क्या चीज़ आ जाती है? इसका मतलब ये होता है कि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब उनका नुकसान हो जाता है तो उस वक्त उसको इवैल्यूएट करना बहुत मुश्किल होता है कि इनकी क्या वैल्यूएशन थी, क्या कुछ था। जैसे कोई सीनरी है, उस पर बहुत पैसा लगा, या एक पुराने टाइम की है, वो बड़ी एंटीक सी चीज़ है, तो उसके काफ़ी प्राइस होगा, लेकिन जब वो जल गई है तो उस वक्त तो वो पता लगाना मुश्किल है ना कि कितने का नुकसान हुआ। तो ऐसी ही अगर हमारी कुछ चीज़ें होती हैं, ऐसी ही हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कोई आर्ट वर्क है, पेंटिंग वगैरह है, तो उनके लिए क्या करा जाता है कि जिस टाइम आपने इंश्योरेंस करवाया उसी टाइम आप उनकी वैल्यूएशन कर लेते हो, और बाय चांस अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, जो हमने पहले जो वैल्यूएशन कर रखा था उसी के बेस पे उनको अमाउंट पे कर दिया जाता है। तो ये कौन सा था हमारा? वैल्यूड पॉलिसी। दूसरी आती है बच्चों एवरेज पॉलिसी। ये एवरेज क्या है? ये एक किस्म से एवरेज बनाकर चलती है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि एग्जैक्ट जो मार्केट वैल्यू है या उससे कम है या ज़्यादा है, तो वो एक परसेंटेज के हिसाब से आपको देना पड़ता है। जैसे कैसे क्या होता है कि आपने एक पॉलिसी ली कि कोई सामान था आपके पास, उसकी मार्केट वैल्यू तो थी 1,00,000 रुपये, लेकिन आपने पॉलिसी कितने की ली है? 50,000 की। अब लॉस हो गया आपको। अब लॉस होने से 40,000 रुपये का आपको नुकसान हो गया। अब आप सोचोगे कि भाई हमने 50,000 की पॉलिसी ले रखी थी, 40,000 का नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं, सारा कवर अप हो जाएगा। पर नहीं, ऐसा नहीं होगा। कंपनी आपको एवरेज के हिसाब से देगी। कंपनी कैसे देगी? कंपनी ये मान के चल रही है कि कंपनी उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी? 1,00,000। आपने कितने का बीमा कराया? 50,000 का, मीन्स 50% का। ठीक है, तो अब जो 40,000 रुपये का आपका नुकसान हुआ है तो कंपनी आपको पे भी उसमें से 50% ही करेगी। कितना पे करेगी कंपनी आपको? सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं करेगी, एवरेज की बेस पर करेगी। थर्ड पॉलिसी आती है स्पेसिफिक पॉलिसी। यहाँ पे स्पेसिफिक जब वर्ड लग जाता है ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। यहाँ पे जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसमें स्पेसिफिक वर्ड लगने से एक सम फिक्स हो जाता है कि अगर नुकसान हुआ तो इतना पैसा आपको, इस इतने तक के नुकसान का पैसा इतना तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। फिर वहाँ पे एवरेज नहीं होता। जैसे कि अभी अगर हम मान लीजिए कि ऊपर वाली ही अगर हमने प्रॉपर्टी ले ली कि 1,00,000 रुपये जिसकी मार्केट वैल्यू थी और हमने उसको 50,000 रुपये में इंश्योरेंस करवाया था, ठीक है, नुकसान कितने का हुआ था? 40,000 का। तो अब कंपनी यहाँ पे कितना पे करेगी?
40,000 पे करेगी, अब एवरेज नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी एवरेज? क्योंकि कंपनी ने अब स्पेसिफिक पॉलिसी ले रखी है। ठीक है, आपने स्पेसिफिक पॉलिसी ली है तो जितना आपका नुकसान हुआ है कंपनी उतना पैसा दे देगी। अगर वो स्पेसिफिक ना होता तो कंपनी आपको कितना पे करती? फिर 20,000 रुपये एवरेज के बेस पर करती। नेक्स्ट पॉलिसी आती है बच्चों फ्लोटिंग पॉलिसी। फ्लोटिंग पॉलिसी क्या होती है कि कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जो कंज्यूमेबल होती हैं, बिकती रहती हैं, आती रहती हैं, तो गोडाउन्स में जगह जगह पड़ी हैं, कम हो गई, ज़्यादा हो गई, तो अब उनका वो करवाना टाइम टू टाइम वो फ्लक्चुएट हो रही हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ओनर के लिए कि पॉलिसी भी लेनी है, अपने आप को सेव भी करना है। तो फिर ऐसे में वो क्या करते हैं कि फ्लोटिंग पॉलिसी ले लेते हैं, एक अप्रोप्रिएट अमाउंट मान लेते हैं कि थोड़ा सा कि हाँ इतना सामान माल हो सकता है, तो एक मान लिया और अलग अलग जगह पे इतना इतना पड़ा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं पॉलिसी ले लेते हैं। तो वो कौन सी कहलाती है? फ्लोटिंग पॉलिसी। नेक्स्ट आती है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, जो कॉम्प्रिहेंसिव के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जिसमें बहुत सारे टाइप का रिस्क, जैसे कि फायर, आग का हो गया, बर्गलरी का हो गया, राइट्स का हो गया, एक्सप्लोजन, स्ट्राइक, मतलब सब सारे रिस्क जो है ना इसी में इकट्ठे हो गए। तो एक किस्म से हम ये कह सकते हैं ऑल इन वन पॉलिसी हो गई। एक पॉलिसी ली है और सारा का सारा काम चल गया। लेकिन ये वाली जो पॉलिसी है बच्चों, ये हमारे इंडिया में नहीं चलती, पॉपुलर नहीं है। ये ज़्यादातर कहाँ चलती है? यूके, यूएसए वगैरह में चलती है, यहाँ नहीं चलती है। अगली पॉलिसी आती है ब्लैंकेट पॉलिसी। अब ये वो ब्लैंकेट नहीं है, कंबल नहीं है, ये ब्लैंकेट दूसरा है। लेकिन हाँ, काम ये ब्लैंकेट टाइप कर रहा है। जैसे ब्लैंकेट सबको कवर अप कर लेता है ना, ऐसे ही ये पॉलिसी भी सबको कवर अप कर रही है कि जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, जितनी भी हैं वो सारी एक पॉलिसी में वो क्या कर लेती है? कवर अप इसको कर लेती है कि जो कितनी भी जगह जगह पड़ी हुई है, आपको एक जगह प्रीमियम देना होगा, एक पॉलिसी बन गई, लेकिन कवर अप आपका सारा सामान हो जाता है। ठीक है, एंड द लास्ट पॉलिसी इज एक्सेस पॉलिसी। एक्सेस पॉलिसी कब ली जाती है? जब हमारा जो स्टॉक है उसमें फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी वो कम हो गया, कभी वो ज़्यादा हो गया, कभी उसके प्राइसेस भी कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो अब ये कहा जाता है भैया कितने की लें, कम की लें, ज़्यादा की लें, बड़ी मुश्किल हो गई ये तो, है ना। तो फिर उसमें हम क्या करते हैं कि दो पॉलिसी ले लेते हैं। एक तो वो भाई जिससे नीचे स्टॉक जाएगा ही नहीं। जैसे मान लो कि अगर हमारा स्टॉक जो वेरी करता था, वो करता था कभी लाख का हो गया, कभी 1,15,000 का हो गया, कभी 1,30,000 का हो गया, तो 1 लाख से नीचे नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे? एक पॉलिसी तो कौन सी ले लेंगे? 1 लाख की। ठीक है, कि उससे नीचे तो हमारा स्टॉक जा ही नहीं रहा है। दूसरी पॉलिसी हम जो डिफरेंस है, लाइक मैक्सिमम कितना डिफरेंस है, एक 30 लास्ट गया था तो 30,000 की हम एक्स्ट्रा पॉलिसी एक और ले लेंगे, ताकि अगर कभी चेंज लग जाती है आग वगैरह तो दोनों पॉलिसी से हमें फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये तो थे बच्चों फायर इंश्योरेंस के टाइप्स। और ये चीज़ पता होनी चाहिए कि फायर, देखा आपने कि फायर इंश्योरेंस से हम बच भी सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि आग ऐसी चीज़ है, एक हम इसको ये कह सकते हैं, जब तक ये एक सेविका का काम करती है, कि जैसे हम कहते हैं ना एक इंसान के कंट्रोल में चलती है, जब तक तो ये रहती है ठीक कि हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं इसको। लेकिन जहाँ ये हमारी मालिक बन बैठी, वहाँ ये सब कुछ ख़त्म कर देती है। जब हमारे कंट्रोल में है, हम अपने घर में गैस जला रहे हैं, कहीं और आग लगा रहे हैं, हमारे कंट्रोल में है, तो ये कुछ नहीं बिगाड़ पाती, सिर्फ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इससे बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन जब ये हमारे आउट ऑफ कंट्रोल कर हो जाती है तो ये घर जला सकती है, दुकान जला सकती है, इवन जंगल जला सकती है, कुछ भी ख़त्म कर सकती है। तो इसलिए ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इसको हम ध्यान किसकी से कर सकते हैं? हम फायर इंश्योरेंस की हेल्प से हम इसको अपना जो इसके होने वाले नुकसान हैं हम उनको कवर अप कर सकते हैं, कंपनसेट कर सकते हैं। ख़त्म तो हम अपनी मर्ज़ी से कर ही नहीं सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए बच्चों, लास्ट टॉपिक हमारा आता है मैरिन इंश्योरेंस, समुद्री बीमा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्या है अब हमारा मैरिन इंश्योरेंस जो होता है ना बच्चों, वो जो भी समुद्र में होने वाले कोई ऐसी इवेंट्स हैं जिसका हमें पता नहीं लग सकता, या उसके कारण जो हमें नुकसान होता है,
उससे ये हमें प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि अगर कोई जहाज़ है वो चट्टान से टकरा जाएगा, उसे समुद्री डकैत भी होते हैं, समुद्र में भी डकैत होते हैं, वो उन्हें लूट लेते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो वहाँ पर भी उससे भी बचाव कर सकता है, उससे भी हमें प्रोटेक्शन दिलवाता है ना। और शिप में अगर कोई और कमी हो जाती है समुद्र में ही, कि सुनामी आ गया, कुछ हो गया, तो उसकी वजह से जो भी नुकसानों से अगर हमारे को प्रोटेक्ट करता है, दैट इज़ मैरिन इंश्योरेंस। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि ये अग्नि बीमा से पहले आया है, सबसे पहले ये आया था, उसके बाद अग्नि बीमा आया था। तो मैरीन इंश्योरेंस एक्ट में इसकी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 3 सबसेक्शन 1A में, द बिजनेस ऑफ अफेक्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस अपॉन द वेसल्स एनी डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग कार्गो, फ्रेट्स एंड अदर इंटरेस्ट विच मे बी लीगली इंश्योर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही बताया गया है इसमें भी कि जो समुद्री जहाज़ होते हैं उनमें जो भी है समुद्री जहाज़ की, उनमें जो माल लदा हुआ है, जो फ्रेट्स वगैरह हैं, जो भी हैं चीज़ें, उनका एक किस्म से जो इंश्योरेंस किया जाता है वो हमारा क्या है, मैरिन इंश्योरेंस कहलाता है। आइए इसके कंपोनेंट्स से हम इसको समझते हैं। 3 कंपोनेंट्स हैं बच्चों इसके। पहला है हल इंश्योरेंस, हल भी कह सकते हैं इसको, शिप भी कह सकते हैं। हल का मतलब शिप ही होता है जनरली, लेकिन हम यहाँ पे यूज़ क्या करते हैं, हल इंश्योरेंस। ये जो करता है ये रास्ते में जो भी उसके डेंजर हैं, मीन्स जिससे शिप को जो नुकसान हो रहा है ये उसके लिए किया जा रहा है, शिप की बॉडी को जो भी नुकसान हो रहा है ये उसके लिए है। दूसरा हमारा क्या है, कार्गो या गुड्स इंश्योरेंस जिसको आप कह सकते हैं, कि जब हमने माल एक जगह से दूसरी जगह हम लेकर जा रहे हैं तो बहुत सारे रिस्क है कि रास्ते में माल कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं कोई लूट ना ले, गुम ना हो जाए, है ना। तो अगर इन सारे रिस्क को कवर अप करने के लिए कौन सा किया जाता है, कार्गो इंश्योरेंस। एंड थर्ड इंश्योरेंस हमारा कौन सा आ जाता है, फ्रेट इंश्योरेंस, कि अब बाय चांस आपका माल रास्ते में ख़राब हो गया है, ठीक है, आपका शिप ही नहीं पहुंच पा रहा वहाँ पे, तो अब उसके चार्जेस कौन पे करेगा। शिप वहाँ से चला था तो फ्रेट चार्जेस तो पे करने होंगे ना, तो शिपिंग कंपनी तो चार्जेस पे करेगी नहीं, तो फिर वहाँ पे फ्रेट इंश्योरेंस करवा लिया गया ताकि उसको रिम्बर्स कर लिया जाए। तो बच्चों ये हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैरिन इंश्योरेंस, या हम इनको ये भी कह सकते हैं कि ये मैरिन इंश्योरेंस के टाइप्स हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो हम मैरिन इंश्योरेंस में यूज़ करते हैं। तो पहला वही जो अब तक सब में होता आया है, अटमोस्ट गुड फेथ, कि दोनों ही पार्टीज़ चाहे इंश्योरर है या इंश्योर्ड है, दोनों को गुड फेथ से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट मैटर है उससे रिलेटेड दोनों ही पार्टीज़ को हर बात डिस्क्लोज़ कर देनी चाहिए, कोई भी बात उन्हें छुपानी नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट में क्या है कि जो बीमा करवाने वाला है उसका उस चीज़ में बीमा योग्य हित होना चाहिए। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे समुद्री जहाज़ का बीमा करवा रहे हैं, तो अब समुद्री जहाज़ को अगर नुकसान हो रहा है तो उसमें आपको भी अगर नुकसान हो रहा है तो ये माना जाएगा कि आपका उसमें बीमा योग्य हित है। उसमें अगर जहाज़ को फ़ायदा हो रहा है तो अगर आपको भी फ़ायदा हो रहा है जहाज़ के फ़ायदे से, तो माना जाएगा कि आपका बीमा योग्य हित है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं माना जाता। तो अगर आपकी खुद की कोई प्रॉपर्टी है, कि जैसे बिजनेसमैन का शिप है, उसमें गुड्स हैं, उसकी प्लांट एंड मशीनरी वगैरह है, तो ये सब क्या माना जाता है कि एक बिजनेसमैन का उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। ऐसे ही एक एजेंट अपने मालिक के लिए उसकी गुड्स में वो कर सकता है, उसका भी उसमें क्या माना जाता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट माना जाता है। थर्ड प्रिंसिपल आता है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी में क्या चीज़ है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जितना लॉस हुआ है वही कवर अप कर सकते हैं, कोई प्रॉफिट्स वगैरह आपको उसमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने पहले भी एग्जाम्पल किया था कि क्या, कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए की गुड्स हैं और आप अगर उसका 1.5 लाख रुपए का बीमा करवा रहे हैं, तो आप अगर गुड्स डैमेज हो जाती हैं तो आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा, 1 लाख। ये नहीं कि आपको 1,50,000 मिल जाएगा, नहीं। हाँ, लेकिन अगर आपकी गुड्स 1 लाख की हैं और आप बीमा ही अगर 70,000 का करा रहे हैं
तो आपको कितना मिलेगा, 70,000 रुपये आपको मिलेंगे। उस केस में फिर आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, फिर जितना आपने करवाया हुआ है बीमा उतना हद तक ही आप क्या कर सकते हैं, उसको कंपनसेट कर सकते हैं। अगला है कॉज पर एक्सोमिया। प्रॉक्सिमेट कॉज, नियरेस्ट क्लॉज, कि जो भी नियरेस्ट अगर उसका कारण है एक्सीडेंट का, वो आपका इंश्योरेंस करवाने का रीज़न है। दोनों ही अगर सेम है तो अगर एक्सीडेंट हुआ है, तो अगर आपको लॉस हुआ है तो इंश्योर कंपनी आपको पे करेगी, अदरवाइज़ आपको नहीं करेगी। और इसके लिए एक एग्जांपल हो सकता है क्या, कि अगर एक जहाज़ जा रहा था समुद्र में, समुद्री एनिमल्स ने क्या किया, जो उसमें थे रहने वाले जानवर थे समुद्र में, उन्होंने उसको बार बार टक्कर मार मार के उसमें छेद कर दिया। अब जहाज में छेद हो गया, छेद में पानी भर गया छेद से, तो जितना सामान जहाज में था वो सबका सब क्या हो गया, खराब हो गया। अब वो सामान खराब होने के कारण अब क्या इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसा देगी? बिल्कुल देना पड़ेगा। क्यों? लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि वाटर एनिमल्स ने हिट किया, उसके कारण छेद हुआ, फिर पानी भरा, तो हम नहीं देंगे पैसा। लेकिन पैसा देना होगा। क्यों? क्योंकि जो नियरेस्ट कॉज था, नियरेस्ट कॉज क्या था, पानी भरना। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसा देगी। चलिए, अब आप सब कुछ पढ़ चुके हैं। आप लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कर चुके हैं, फायर इंश्योरेंस कर चुके हैं, मैरिन इंश्योरेंस कर चुके हैं। तो आइए अब टाइम किस चीज़ का है, इनके डिफरेंस का। एक बार थोड़ी सी मोटी मोटी नज़र डाल लेते हैं हम कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मैरिन इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस और मैरिन इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस के पार्ट हैं। अगर बच्चों आपको लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में डिफरेंस आ जाए तब भी आप इनमें कर सकते हैं, और अगर इन तीनों में अगर डिफरेंस आ जाता है तो भी आप ही कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, लाइफ इंश्योरेंस किस पे होता है, मानव की ज़िंदगी पर, जबकि जो फायर इंश्योरेंस है वो किस पर हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी पर, या जो भी संपत्तियां हैं जिनकी फिजिकली प्रेजेंस है। ऐसे ही जो मैरिन इंश्योरेंस है वो किस पे हो रहा है, समुद्री जहाज पर, समुद्री जहाज के माल पर, उस पर आने जाने के किराए पर, इन सब के लिए किया जाता है। एलिमेंट क्या क्या हैं? लाइफ इंश्योरेंस ही सिर्फ एक ऐसा इंश्योरेंस है जिसके दो एलिमेंट्स हैं, प्रोटेक्शन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट, कि आपको सुरक्षा भी देता है और विनियोग का तत्व भी शामिल है इसमें। जबकि फायर इंश्योरेंस और मैरिन इंश्योरेंस दोनों में सिर्फ क्या है, सुरक्षात्मक तत्व है, कोई इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब कोई इवेंट हैपन होगा तब भी आपको कंपनसेट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। जबकि लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा कुछ श्योर नहीं होता, वहाँ पे आफ्टर अ ह्यूमन डेथ और आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, ठीक है, आपको पेमेंट मिलता ही मिलता है। तीसरा क्या चीज़ आ जाता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लाइफ इंश्योरेंस होता है, जब वहाँ पे आप पॉलिसी ले रहे हैं तब आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, उस वक्त आपका बीमा योग्य हित होना चाहिए, उसकी लास्ट में नहीं। ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डजेंट मैटर। लेकिन फायर इंश्योरेंस में क्या है कि जब आपने पॉलिसी ली उस वक्त तो होगा ही होगा, साथ ही जब आप लॉस क्लेम कर रहे हैं या हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, तब भी अगर आपका है तब आपका वो माना जाएगा इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ठीक है, कि आपके पास घर था, जब आपने घर खरीदा या जब आपने पॉलिसी ली थी घर पे, तब आप उसके मालिक थे, और जब वो आग से अगर आपका ख़राब हो गया तो तब भी आप अगर उसके मालिक हैं तब भी आप फायर इंश्योरेंस का क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। मैरिन इंश्योरेंस में क्या है, सिर्फ क्लेम के टाइम पे, जब आप क्लेम कर रहे हैं उस वक्त आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है, उससे पहले जरूरी नहीं है। देखा फ़र्क? फायर इंश्योरेंस में दोनों टाइम होना चाहिए, लाइफ में पहले होना चाहिए और मैरिन में एट द टाइम ऑफ क्लेम। ड्यूरेशन क्या रहती है, लाइफ इंश्योरेंस लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए है, जबकि फायर इंश्योरेंस और मैरिन इंश्योरेंस ज़्यादातर 1-1 साल के लिए होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में प्रिंसिपल ऑफ इंडैमेनिटी अप्लाई नहीं होता, वहाँ पे कोई एक्चुअल लॉस का नहीं है, क्योंकि एक इंसान की ज़िंदगी को आप नहीं मेज़र कर सकते हैं ना,
लेकिन फायर इंश्योरेंस और मैरिन इंश्योरेंस में आप लॉस को माप कर सकते हो, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई होता है। और जहाँ तक लॉस मेजरमेंट की बात आई है, तो यहाँ से एक पॉइंट और भी निकल आया हमारा, क्या कि लाइफ इंश्योरेंस नॉट मेजरेबल है, क्योंकि यहाँ पे आप उसको लॉस को माप ही नहीं सकते। किसी इंसान का हमारी ज़िंदगी में ना होना, इसको आप कभी भी नहीं सोच सकते कि उससे उस बाकी वाले इंसान को क्या नुकसान होगा, उसकी हम कभी नहीं सोच सकते, उसको कभी नहीं नापा जा सकता। जबकि अगर आग लग गई या समुद्र में कोई प्रॉब्लम हो गई है कि वहाँ पे आपका जहाज़ पानी में डूब गया है, उन लॉसेस को आप माप सकते हो कि कितना नुकसान हुआ है, कैसे हुआ है। बाकी जो लॉसेस हैं उनको आप माप नहीं सकते। आई होप बच्चों आपको ये सारा का सारा जो समझ में आ गया होगा, और मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और आप लोगों को भी शायद लगा होगा, तो मज़ा आया होगा आपको शायद ये पढ़ने में। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही। दैट्स ऑल।